हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। इसके पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यू को कवर किया था। तो आज हम लोग मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे और ये सीरीज आने वाले सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ में पूछे ही गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो परिहार थे, परिहार मतलब कि राजकीय मांग। ठीक है, परिहार मतलब क्या होता है, राजकीय मांग। और दावों से छूटों का उल्लेख किसमें है, तो ये है गौतमीपुत्र शातकर्णी के अभिलेख में। इसका संबंध किससे है, तो ये सातवाहन शासक से संबंधित है, गौतमीपुत्र शातकर्णी। और जो अशोक का सारनाथ लघु स्तंभ लेख है, इसमें अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था, किसमें, सारनाथ लघु स्तंभ लेख में। साथ ही जो समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत कहाँ से मिलता है, उसके अभिलेख से ही मिलता है, समुद्रगुप्त से। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। ठीक है, इसकी रचना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, इसको हम लोगों ने गुप्ता पीरियड के जो क्वेश्चन कवर किए हैं उनमें डिस्कस भी किया है। तो ये करी थी हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था। नेक्स्ट है वासुदत्ता तथा रावण वध के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे वासुदत्त के रचयिता है सुबंधु, रावण वध के रचयिता है भट्टी। और ये नेट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है सही काल क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले आता है मिनांडर, जो कि एक यूनानी शासक होता है। उसके बाद आता है ओंडो फर्नीस, ये पहलो था, मतलब कि पर्थियन वंश का था। चस्टन आता है कार्दमक वंश का। एंड देन आता है रुद्र दामन, जो कि शक वंश का था। नेक्स्ट है भरत वर्ष, मतलब कि भारत वर्ष का पहला अभिलेखी संदर्भ प्राप्त होता है, तो ये होता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। और जो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है, जो कि विदिशा एमपी में है, यहाँ से पता चलता है कि जो यवन राजदूत होता है हेलियोडोरस, वो वैदिक धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म ग्रहण किया था हेलियोडोरस ने। और जो अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है, तो हो जाएगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में अक्षय निवि पर ब्याज दर कितनी थी, तो ये थी 9 to 12% ब्याज दर। नेक्स्ट है इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं, तो ये केवल देता है अर्थशास्त्र। किसका है, ये कौटिल्य का है। नेक्स्ट है जो अर्थशास्त्र था, इसमें विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है चारागाहों का अध्यक्ष। तो जो पढ़या अध्यक्ष होता था, ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सूराध्यक्ष ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। ये अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से टीजीटी में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सूनाध्यक्ष क्या था, सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। गणिका अध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। हस्ती अध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था वो होता था हस्ती अध्यक्ष। और विविधता अध्यक्ष क्या था, ये चारागाहों का अध्यक्ष था। साथ में ये जलाशयों का निर्माण करने, जंगल से गुजरने वाले लोगों की आदि रक्षा भी करता था, विविधता अध्यक्ष। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य के द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है, तो इसमें कोई भी निश्चित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था, तो ये याद रखेंगे। तो जो अर्थशास्त्र था, इसके अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अध्यक्षों का उल्लेख है। ठीक है, लेकिन ये कितने हैं इनका उल्लेख नहीं है, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है। अमरावती का जो महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था सातवाहन के काल में। स्तूप मतलब क्या होता है, ढेर, मतलब कि थूहा। और स्तूप ये संस्कृत के स्तूप धातु से बना है। इसका अर्थ क्या है, एकत्र करना या फिर ढेर लगाना। नेक्स्ट है जो डायमेकस था, ये एक राजदूत था और ये सीरिया से आता है। किसके दरबार में आता है, तो ये आता है बिंदुसार के दरबार में। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। यूपी के टीजीटी में, टी++ पीजीटी में, अल्टी ग्रेड, यूपी पीसीएस के अल्टी में, नेट में एंड पीसीएस के प्री में भी आया है ये। और बिंदुसार को क्या कहते हैं, इनको यूनानियों ने कहा था अमित्र चिट्स, मतलब कि अमित्र घात। इसका अर्थ क्या होता है, ये शत्रुओं को नाश करने वाला बिंदुसार। इसका एक नाम सिंघसेन भी मिलता है। बिंदुसार के समय में आता है सीरिया का शासक एंटियोको। और बिंदुसार के समय में ही जो सीरिया का शासक होता है एंटियोकस फर्स्ट, इसने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। और मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो किसको कौन कौन आता है, डायमेकस तथा डायनोसियस। लेकिन डायमेकस
एंटियोकस प्रथम ने भेजा था और डायनोसियस भेजा था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने। और बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में वहाँ के जो अमात्य थे उनके विरोध में एक विद्रोह होता है, जिसे दबाने के लिए वो मालवा या फिर उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा था। तो अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का प्रशासक था, मालवा और उज्जैन को, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति होती है, तो ये होती है सुर्ख कोतल से। और जो सुर्ख कोतल है यह कुषाणों के शासन के दौरान किए गए स्मारकीय निर्माण का स्थान है तथा रबतक शिलालेख से कुषाण वंश पर वंशावली का उल्लेखनीय साक्ष्य मिलता है। और इस स्थल की सबसे प्रमुख कलाकृतियां कौन सी है, सुर्ख कोतल शिलालेख तथा राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्नि मंदिर। मौर्य काल में सन्निधाता क्या था, तो ये राजकोष तथा भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक होता था। ठीक है, भंडार और राजगृह, भंडार में क्या रखते हैं हम लोग, अन्न रखते हैं, तो याद रखिएगा अन्न से सन्नी। ठीक है, अन्न से सन्नी को रिलेट करके याद रखिएगा। तो सन्निधाता ये राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक था। किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा गया है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है, तो ये हो जाएंगे हुविस्क फर्स्ट। हुविस्क की बात करें तो इसने बहुत से स्वर्ण तथा ताम्र सिक्कों का प्रचलन किया था। साथ ही हुविस्क के कुछ रजत सिक्के भी प्राप्त होते हैं। इसके सिक्कों पर ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति मिलती है तथा हुविस्क के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की भी आकृतियां मिलती हैं। जो हुविस्क के सिक्के थे इन पर अंकित अहुर माजदा ये इन देवता थे। इनका संबंध किससे था, तो ये एक पारसी देवता थे। नेक्स्ट है कण्व वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। कण्व वंश में सबसे पहले आता है वसुदेव। ठीक है, तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति, उसकी हत्या करता है वसुदेव और कण्व वंश की स्थापना करता है, तो इसके सबसे पहले आएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद आता है इसमें भूमि मित्र। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। और इसके बाद आएगा नारायण एंड देन सुशर्मन, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर। और जो कण्व वंश का अंतिम शासक होता है सुशर्मा, इसकी हत्या करता है सिमुक और सातवंश की स्थापना करता है, सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ओयशो प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी कनिष्क ने। कनिष्क की बात करें, इसके मुद्राओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कनिष्क अच्छे से याद रखिएगा। इसने स्वर्ण तथा ताम्र मुद्राएं जारी करी थी। इसकी मुद्राओं पर ग्रीक तथा यूनानी भाषा को अपनाया गया था। साथ ही कनिष्क जी की जो मुद्रा है इन पर शाक्य मुनि बुद्ध का भी अंकन मिलता है। रबतक अभिलेख के अनुसार जो कनिष्क था इसने अपने एक अधिकारी को एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया जहां पर नाना देवी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करना था। वह अधिकारी कौन सा था, तो हो जाएगा शफर। अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ ही गज तमिल लेख अंकित हैं, तो ये हैं कालसी शिलालेख में, जिसकी खोज की जाती है 1860 में फॉरेस्ट महोदय के द्वारा। ये है कहाँ पे, उत्तराखंड में है कालसी शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो कि बलिवर्द शैली में लिखा गया, तो जाएगा एरागुडी अभिलेख। यह है कहाँ पे, यह है आंध्र प्रदेश में है। इसकी खोज की जाती है 1929 में अनुघोष के द्वारा। किस यूनानी शासक ने कविशीय नगर देवता लेख अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया है, तो ये हो जाएगा यूक्रेटाइटिस और ये यवन का था। कौन सा अभिलेख है जो कि कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है, तो हो जाएगा राबातक शिलालेख। और इसी अभिलेख में कनिष्क काल के शफर नामक एक अधिकारी का भी वर्णन मिलता है रबातक में। भारत में लेखों और चित्रोयुक्त सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था, तो ये कराया था इंडो ग्रीक ने। और भारतीय प्रदेश में वर्गाकार मतलब कि चौकोर मुद्रा का प्रचलन करने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासक था एंटियोकस फर्स्ट। पेंडालियन तथा अगाथोक्लीज प्रथम, ये सभी इंडो ग्रीक शासक थे जिन्होंने अपनी मुद्राओं पर खरोष्ठी के साथ ही भारतीय ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया है। और साथ ही विश्व में पहली निकिल की बनी मुद्राएं भी जारी करी थी इन्होंने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में शामिल था, तो इसमें स्वामी भी था, अमात्य भी था, जनपद भी था, इसमें युवराज नहीं था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अशोक का 7वां अभिलेख कहाँ पाया गया है, तो ये पाया गया है दिल्ली टोबरा स्तंभ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? तो ये है पूरा लेख विधा साक्ष्य। मेगास्थनीज के द्वारा उल्लेखित है एस्टिनोमोई अधिकारी, इसका संबंध किससे था? तो ये एक नगर का अधिकारी था एस्टिनोमोई। तथा नागरक ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। और एग्रोनोमी क्या था? तो ये जिले और सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी था। रूपदर्शक क्या था? सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी था। सवर्णिक टंकसाल का प्रमुख अधिकारी था। प्रदेष्टा क्या था? तो ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी होता था और व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी होता था। मौर्य काल में जो समाहर्ता क्या था? तो ये आकलन तथा संग्रहण का प्रभार अधिकारी होता था। और जो मौर्य प्रशासन है ये भारत की पहली केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा था और यहाँ पे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का प्रमुख होता था जो राजा होता था। अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि जो राजाज्ञाएं थी ये संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। किसको? थी पूर्वी भाग को छोड़कर। निम्नलिखित में से किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग थे? चल मुद्रा तथा लेखा। हो जाएगा अक्ष पटलाध्यक्ष। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक अपने को मतलब अशोक ने खुद को प्रियदर्शी राजमगधे कहा है? तो ये कहा है भाबरू शिलालेख में। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। और इसी अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से बुद्ध धम्म संघ का भी उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो ये भेजा था महाधर्म रक्षित को। तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कई देशों में धर्म प्रचारक भेजे थे। तो इसमें श्रीलंका में भेजा था महेंद्र तथा संघमित्रा को। मनझांतिक को भेजा था कश्मीर तथा गांधार क्षेत्र में। महारक्षित को भेजा था यूनान देश मतलब यवन में। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एक टीजीटी में। महाधर्म रक्षित को भेजा था महाराष्ट्र में। महादेव को भेजा था महिष मंडल आज के मैसूर क्षेत्र में। रक्षित को भेजा था बनवासी मतलब कर्नाटक क्षेत्र में। धर्म रक्षित ये भेजा गया था अपरांतक क्षेत्र में। मंजिम को भेजा था हिमालय क्षेत्र में तथा सोन तथा उत्तरा को भेजा था सुवर्ण भूमि क्षेत्र में। किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई है? तो ये की गई है सांची से। कहाँ पे है? एमपी में है। नेक्स्ट है मौर्य के जो केंद्रीकृत राज्य था इसका स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो जाता है। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है कलिंग शिलालेख में है। और पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक के द्वारा कलिंग के महामात्यों तथा नगर के न्याय अधिकारियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। अशोक इसमें कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है और जिस तरह मैं चाहता हूँ मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करे, उसी तरह मैं सभी मनुष्यों के लिए यह कामना करता हूँ। नेक्स्ट है जो मौर्य प्रशासन था इसमें एक उपाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी कौन थे? तो ये थे वन संसाधन। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के अध्यक्ष हैं? 26 या 27। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिले वो जरूर लगाइएगा। ठीक है, 26 या 27। अशोक के किस शिलालेख में कारुवाकी और उनके पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है? तो हो जाएगा रानी का शिलालेख। इसकी खोज 1834 में कैप्टन बर्ड के द्वारा की जाती है और यह लेख अशोक की रानी कारुवाकी के दान पुण्य का भी उल्लेख है। चरक निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो ये कनिष्क का समकालीन था। रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख है जो कि चंद्रगुप्त के द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? तो हो जाएगा जूनागढ़ स्तंभलेख। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा दक्कन क्षेत्र नहीं है। गंगा घाटी का मुख्य क्षेत्र, राज्य के परिधीय क्षेत्र तथा मगध के आसपास के महानगरीय क्षेत्र ये सभी मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र थे। अंतिम महान मौर्य शासक संप्रति इनमें से किस धर्म के संरक्षक थे? तो वो जैन धर्म के संरक्षक थे। संप्रति कहाँ का शासन था? ये उज्जैन में शासन था और इसकी उपाधि थी त्रिखंडाधिपति। अरुणद यवनः साकेतम अरुणद यवनो माध्यमिकाम। ठीक है, यह शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में है। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह है महाभाष्य में। नेक्स्ट है शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से होना किस अभिलेख से सूचित है? तो यह है कनेरी अभिलेख से। नेक्स्ट है नीचे दिए गए जो सातवाहन शासक हैं इनका सही कालक्रम लगाना है।
तो इसमें सबसे पहले आते हैं सिमुक, फिर उसके बाद आता है शातकर्णी फर्स्ट। तो इसमें आएगा सबसे पहले सिमुक, फिर उसके बाद आएगा शातकर्णी फर्स्ट, फिर उसके बाद आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी एंड सबसे लास्ट में आता है वशिष्ठी पुत्र श्री पुलवामी। तो इसका हो जाएगा DCBA। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी घाटी से लेकर दक्षिण में मालवा तक होता है, बिल्कुल सही है। कनिष्क किससे संबंधित रबाता का अभिलेख पश्चिमी यूपी से नहीं प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है अफगानिस्तान क्षेत्र से। तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। जो वसुमित्र है ये अश्वघोष है। तो वसुमित्र और अश्वघोष ये बौद्ध विद्वान थे, इनको कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। कनिष्क के सिक्कों में भारतीय, यूनानी तथा पश्चिमी एशियाई धार्मिक परंपराओं का प्रतीक भी मिलता है। तो इसका ऑप्शन बी गलत है। निम्नलिखित में से मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किस विभाग का अधिकारी था। तो ये हो जाएगा कोषागार का। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने का उपाय है। तो ये हो जाएगा 100 गौरा ताम्रपत्र लेख तथा महास्थान अभिलेख। 100 गौरा है कहाँ पे। तो यह है यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में। अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था। तो हो जाएगा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। और टॉलमी द्वितीय मिस्र का सम्राट था जो कि अशोक का समकालीन राजा था, मतलब अशोक के टाइम पर ही। ठीक है, समकालीन मतलब एक ही समय पर। इसने अपने राजदूत किसको, डायनोसियस को अशोक के राज दरबार में भेजा था। डायमेकस किसके टाइम पर आता है, बिंदुसार के दरबार में। मौर्य काल में कौन सी प्रकार की भूमि जो थी वो राज्य की आय की, मौर्य काल में कौन सी प्रकार की भूमि राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी। तो हो जाएगी सीता भूमि। पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किसकी देन था। तो ये मौर्यों की देन था। किसने कहा था कि भारतीय ना तो किसी का बुरा करते और ना ही किसी का बुरा सहते हैं। तो ये कहा था मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। तो ये हो जाएगा हेलिना। तो सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का सेनापति था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया और संधि कर ली। तो इसी के तहत उसने अपने राज्य का कुछ हिस्सा तथा अपनी पुत्री हेलिना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ठीक है, और इसी संधि में जो एक ट्रीटी होती है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को उसने काबुल, कांधार, हेरात, जेड्रोसिया राज्य भी देने पड़ते हैं। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भी उपहार में दिए थे। अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है अधिकांश अभिलेख, ये किस लिपि में है। तो ये सब अधिकांश मतलब कि ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में है। तो अशोक के अभिलेख किस में मिलते हैं, खरोष्ठी, अरामाई, ग्रीक तथा ब्राह्मी लिपि में। लेकिन इसमें अधिकांशतः जो बाएं से दाएं लिखे जाने वाली लिपि है ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक के 2 शिलालेख हैं, सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा, ये खरोष्ठी लिपि में है। तक्षशिला कांधार से 2 प्राप्त यूनानी, तक्षशिला तथा कांधार से प्राप्त 2 अभिलेख यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य थे। तो ये हो जाएंगे भद्रबाहु के। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियों को अशोक के शासन में पूरे साम्राज्य में समान रूप से अपनाया गया था। तो ये हो जाएगी ब्राह्मी लिपि जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि की बात करें तो यह सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर जो खरोष्ठी लिपि है ये भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अशोक ने शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी में ही लिखवाए हैं। अरामेइक की बात करें तो तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया यह एक भग्न अभिलेख है जो कि शरे कुहना नामक स्थान से अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। देवनागरी लिपि ये भारतीय लिपि है। मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासनकाल में हराया था। तो ये हराया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। सिकंदर का सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर जो कि सीरिया का शासक होता है और सेल्यूकस ये एंटियोकस का पुत्र होता है। 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करता है वो और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है और 303 में संधि होती है। इनमें से किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया। तो हो जाएगा माइनर रॉक एडिक्ट 1। माइनर रॉक एडिक्ट मतलब कि लघु शिलालेख। नेक्स्ट है व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे क्या कहते थे। तो इसे कहते थे समूह में चलने को सार्थ या फिर सार्थवाह। निम्नलिखित में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ नहीं भेजा गया था। तो ये हो जाएंगे महासी नहीं भेजे गए थे। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि मौर्य जो है मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था। बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि विशाल मौर्य साम्राज्य में प्रांतों में विभक्त था जो कि सामान्यतः राजकुमारों के द्वारा शासित थे। तो इसका स्पष्टीकरण भी सही है। साथ ही
जो स्पष्टीकरण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रमुख यवन शासक है और उनका क्षेत्र है। एंटियोकस सेकंड का क्षेत्र है सीरिया। टॉलमी द्वितीय मिस्र मतलब कि इजिप्ट हो जाएगा। एंटीगोनस का क्षेत्र हो जाएगा मैसिडोनिया तथा मगध का क्षेत्र हो जाएगा साइरिन। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था, तो शुल्क नहीं था। ठीक है, भाग क्या था, यह एक कर था जो कि निजी भूमि से लिया जाने वाला कर था। बलि क्या था, धार्मिक भेंट के रूप में लिया जाने वाला कर था। उदक ये कृषकों को राज्य के द्वारा कृत्रिम सिंचाई प्रबंधन करने पर लिया जाने वाला एक जल कर था। उदक क्या था, जल कर था। जो शुल्क था, यह कर सीमा शुल्क के रूप में लिया जाता था। तो इस तरह शुल्क क्या, यह भूमि संबंधी नहीं होगा। अशोक के स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत में मिले हैं, बिल्कुल सही है। 6 स्तंभ लेख हैं जो 7 स्तंभों में प्राप्त हुए हैं, इसका दूसरा गलत है। तीसरा करेक्ट है कि स्तंभों की यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग 2 अलग अलग पत्थरों से निर्मित हैं। करेक्ट है, ऊर्ध्व भाग की जो समस्त आकृतियां हैं वो पशुओं की हैं, तो इसका सही होगा ए, सी एंड डी। बी गलत है। तो अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं, जिसमें 7 स्तंभ लेख है जो कि 6 स्थानों से मिले हैं। नेक्स्ट है मुल्लई क्या था, ये पशुचारण क्षेत्र होता था। पालय ये शुष्क भूभाग क्षेत्र होता था। कुरुचि ये पर्वतीय क्षेत्र होता था तथा मरुतम ये नदी भूभाग था। किन शासकों के सिक्कों पर धूमी मतलब कि धार्मिक उपाधि है, तो ये है पहलो शासकों पर। और पहलो शासकों की बात करें तो इसका संस्थापक होता मिथ्रेडस फर्स्ट और इसका महानतम शासक होता गोंडो फर्नीस। कुषाणों ने भारत में द्वैत शासन तथा संयुक्त शासन की प्रणाली शुरू करी थी और भारत में सबसे पहले शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं भी चलाई थी। सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे। किसे कुमार तथा आर्यपुत्र उपमा नाम दिया गया तो जाएगा शाही खानदान के राजकुमार को। पेरिप्लस मॉरिस एरिथ्रिया की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है, तो जाएगी पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी। रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता थी, तो इसमें रजत धातु की अधिकता थी। मौर्य काल में रूप कांस्य पड़ धरड़ आदि चांदी के आहत सिक्के थे और मौर्य काल में सुवर्ण तथा निष्क सोने का आहत सिक्का था, जबकि मासक और काकड़ी तांबे का आहत सिक्का था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है, तो ये किया है पांड्य। संगम साहित्य ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विधा की संबंधित है, तो ये है व्याकरण। तोल्काप्पियन व्याकरण है जिसकी रचना होती है सेकंड संगम में। तो संगम काल के 3 महत्वपूर्ण महाकाव्य ग्रंथ हैं। शिल्पाधिकारम जिसके लेखक है इलांगो अदिगल। मणिमेखलाई है जिसके लेखक हैं शीतलय सतनाथ तथा जीवक चिंतामणि है जिसके लेखक हैं तिरुतक्कदेवर। निम्नलिखित उत्खनित स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत तथा रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अरिकामेडू से। धरण और पुराण को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है, तो ये दोनों ही मुद्राएं थी, धरण और पुराण, और ये प्राचीन काल की आहत मुद्राएं थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण तथा कितने श्लोक है, जिसमें 15 अधिकरण तथा 6000 श्लोक है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 या 27, ठीक है, कहीं पर 26 कहीं पर 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 1905 में पंडित श्याम शास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र की पहली पांडुलिपि की खोज की जाती है और 1915 में अर्थशास्त्र का पहला अंग्रेजी अनुवाद भी होता है। नेक्स्ट है प्रमुख इकाई है और उनसे जुड़ा ग्राम है। तो स्थानिक क्या थे, ये 800 गांवों का समूह था, स्थानिक कहा जाता था। द्रोड़मुख क्या था, ये 400 गांवों का समूह होता था। खवर्टी क्या था, ये 200 गांवों का समूह होता था तथा संग्रहण क्या था, तो ये 10 गांवों का समूह होता था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो ये महायान शाखा का अनुयायी था। किस अभिलेख में पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है, तो हो जाएगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे इलांगो अदिगल। नेक्स्ट है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। ये कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी कहा गया है, तो ये कहा गया है महावंश में।
नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? तो ये सातवाहनों के राज्य में स्थित थे। वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। भट्टिप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? तो ये चांदी से निर्मित था। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति यही नहीं है। ठीक है, तो कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी में माना जाता है, जो कि कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था। कनिष्क के टाइम पर ही होती है चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि पहली शती ईस्वी में होती है। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना होती 183 ईसा पूर्व में। भारतीय सीमा में प्रवेश करने का पहला श्रेय डेमेट्रियस को जाता है। और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख की प्रथम सदी ईसा पूर्व से संबंधित है तथा विक्रम संवत का आरंभ होता है 57 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है। उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों के द्वारा मिलती है, जिनमें एरियन है, डायोडोरस है, जस्टिन है, प्लूटार्क है तथा स्ट्रोबो है। तो इसमें सभी होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित होता था, जिसके सदस्य कितने थे? जिसमें 30 मेंबर थे। ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौर्य वंश से। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो ये किया था मौर्य ने। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांक की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें प्रेक्षा नहीं है। नेक्स्ट है सही काल क्रमानुसार लगाना है। तो इसमें पहले आता है हर्यक वंश, फिर उसके बाद मौर्य आते हैं, कुषाण आते हैं, देन गुप्ता आ जाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से नहीं संबंधित है? तो मथुरा में खड़े बुद्ध ये मौर्य काल से नहीं संबंधित है। ये इसका उल्लेख मिलता है मौर्य उत्तर काल से, जिसका संरक्षण किया गया था कुषाण शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण की बात की है, तो वो कौन सा है? तो हो जाएगा रुम्मनी देय स्तंभ लेख, जो कि नेपाल की तराई रीजन में है। यहीं पे इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आता है लुम्बिनी में, और उसने जहाँ पर धार्मिक कर था, बलि क्या था? धार्मिक कर था, उसको माफ़ करता है तथा भूमि कर को घटाकर 1/8 करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पूरा तात्विक संदर्भ नहीं है? तो ये चित्रित धूसर मृत भांड नहीं है। ठीक है, उत्तर काले पॉलिश मृतभांड, मंडल कूप, पक्कई ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों का विवरण, ये सभी मौर्य काल के पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत हैं। मतलब कि हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी इन्हीं चीज़ों से मिलती है। लेकिन चित्रित धूसर मृतभांड ये वैदिक कालीन इतिहास से संबंधित है। कौन सा ऐसा साक्ष्य है जो कि मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? तो अगेन रिपीटेड है चित्रित धूसर मृतभांड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? तो ये पढ़ा था 1837 में। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा, लेकिन उन्होंने इस अभिलेखों में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की पहचान श्रीलंका के शासक तिस्य से करी थी। ठीक है, लेकिन जो अशोक के अभिलेख है इनकी खोज सबसे पहले 1750 में टी पैंथलर ने की थी, जिसका नाम है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि क्या है? तो हो जाएगी 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य के द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने की सहायता दी गई थी? तो ये दी गई थी मौर्य के टाइम पर। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है ग्रीक राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो ये बसाया गया था अशोक के द्वारा। बिंदुसार के शासन काल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वो क्या था? तो वो था उज्जैनी तथा तक्षशिला दोनों। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो ये राज्य तथा शासन नीति ग्रंथ है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? तो ये किया था शुंग वंश ने। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? तो ये हो जाएगा दशरथ। तो मौर्य शासक दशरथ ये आजीवक मत का उपासक था, और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं निर्मित कराई थी।
मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, 322 से लेके 298 ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण? अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो ये है 15 अधिकरण। इसमें 15 अधिकरण हैं तथा 180 प्रकरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो कि मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? तो बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख तथा कौटिल्य का इतिहास। तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो हो जाएगा दिव्यावदान। जबकि जो विशाख दत्त के द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस, उसमें इन्हें वृषभ कुल का बताया गया है। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? तो ये भेजा था डायनोसियस को, जो कि बिंदुसार के दरबार में आता है। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो ये हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को उनकी कृतियों प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, उनके सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है नियार्कस, सेकंड पे है स्ट्रेबो, फिर उसके बाद आता है प्लिनी एंड देन टालमी। तो इसका हो जाएगा 1, 3, 2, 4। इनमें से कौन सी ऐतिहासिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था? तो ये हो जाएगा विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य राजा था जिसने अपने राज मुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किस विदेश यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में प्रवेश किया था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। फायान किसके टाइम पर आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर। ह्वेनसांग आता है हर्षवर्धन के टाइम पर। जो मौर्य काल था इसमें भूमि की दर क्या थी? तो ये हो जाएगी उत्पादन का 1/4 से लेके 1/6 तक। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आता है? तो इसमें आता है सबसे पहले मेगास्थनीज, फिर उसके बाद आता है फायान आता है, देन ह्वेनसांग आता है, एंड देन आता है अलबरूनी महमूद गजनवी के टाइम पर। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था जो कि कंटक शोधन से संबंधित था? तो ये था न्यायपालिका। नेक्स्ट है एरियन का टाइम पीरियड क्या है? तो हो जाएगा 36 बिफोर कॉमन एरा से 16। स्ट्रैबो क्या था? 63 से लेकर 19। प्लिनी 23 से 79 एंड टालमी 90 से लेकर 116। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था? तो अधिकतम था 48,000, न्यूनतम था 60। नेक्स्ट है प्रमुख अधिकारी और उनसे जुड़ा विभाग है कुप्य अध्यक्ष। ये संबंधित था वन सभा के अध्यक्ष से। सन्निधाता कोषागार का अध्यक्ष था सन्निधाता। पड़याध्यक्ष व्यापार तथा वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था तथा पोतवा अध्यक्ष मापतौल से संबंधित। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? हो जाएगी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। और हर्यक वंश के शासक उदयन की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नहीं था? तो ये तमिलनाडु नहीं था। सम्राट अशोक के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि उसके शासन के अंतर्गत 5 प्रांत थे। दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, कलिंग की राजधानी थी तोसली, प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। मौर्य समाज के पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो जो विशाल सैन्य वाहिनी थे, इनके रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, जमीन और बंदोबस्त में होने वाले आय व्यय की वजह से ही मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगाई गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। मेगास्थनीज कौन था? तो ये एक राजदूत था। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था पड़। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा मुद्रा राक्षस। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो ये हो जाएगा पुष्यगुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था। तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। पहला कह रहा है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध में के बाद युद्ध का त्याग किया, बिल्कुल सही है। बिंदुसार ने अशोक से पहले राज्य किया, ये भी सही है। वृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था, ये भी सही है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित नहीं था, क्योंकि दोनों की तिथियां अलग अलग हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन मेगास्थनीज के द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें दास नहीं था। तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। दार्शनिक वर्ग, कृषक वर्ग, योद्धा, पशुपालक, कारीगर या फिर शिल्पकार तथा निरीक्षक और मंत्री शामिल थे। और कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में राज्य को विभाजित किया है कितने? 4 सिद्धांतों में, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र।
वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था वह कहाँ का शासन कर रहा था, तो वो सीरिया का शासन कर रहा था, सेल्यूकस निकेटस। निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी और बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया है, तो ये हो जाएंगे कौटिल्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के समय सीरिया और पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध थे, तो ये हो जाएंगे मौर्य के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया है, तो ये हो जाएंगे प्लूटार्क। श्रवण बेलगोला कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। मौर्य प्रशासन के आस्थान में किसके रूप में आया था, तो सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। नेक्स्ट है, प्रमुख आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में सही क्रम बताना है, तो इसमें सबसे पहले आता था स्थानीय, फिर उससे बड़ा आता था द्रोणमुख, देन कावर्तिक एंड सबसे बड़ा आता था संग्रहण। रूपदर्शक की बात करें तो शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो रूपदर्शक ये मुद्रा से संबंधित था। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के टाइम पे जो अकराध्यक्ष था ये क्या था, तो ये खनिज विभाग से संबंधित था अकराध्यक्ष। कुप्पाध्यक्ष वन संबंधता से संबंधित था। पड़याध्यक्ष वाणिज्य विभाग से संबंधित था तथा पौतवाध्यक्ष मापतौल से संबंधित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी 800 ग्रामों की प्रशासनिक इकाई थी। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर को क्या कहा जाता था, तो उसे प्रतिवेदक कहते थे। नेक्स्ट है, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया था श्रेणी के अध्यक्ष के लिए श्रेष्ठिन। किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जाल साजों को संदर्भित किया है, तो ये जाएंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मौर्य के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था, तो वो प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में जो भूमि कर था उसे भाग कहते थे। तो विष्टि क्या था, ये बेगार था। भाग ये भूमि कर था। कर क्या था, महसूल कहा जाता था। प्रलय को आपात कर कहते थे। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है इंडिका, ये लुप्त हो चुकी है, लेकिन उसके अंश किस यूनान और रोम के लेखकों की कृति में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं प्लिनी द एल्डर में, स्ट्रैबो में तथा डियोडोरस सिकुलस में। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पुस्तक है जो कि अधिकारियों के वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव करती है, तो हो जाएगा अर्थशास्त्र। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त तो नहीं किया था, तो ये हो जाएगा चतुर्थ स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अकॉर्डिंग कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था, तो ये संबंधित था लक्षणाध्यक्ष सिक्के से। और यदि बात करें पड़याध्यक्ष की, तो ये व्यापार तथा वाणिज्य का अध्यक्ष था। और जो सवर्णिक होते थे ये राज्य के प्रधान आभूषण व्यापारी होते थे तथा अक्षपटला अध्यक्ष या भू राजस्व आलेख विभाग का अधीक्षक होता था। भारत के निम्नलिखित में से कौन वर्तमान प्रांत मौर्य समाज का अंग नहीं थे, तो केरल तथा तमिलनाडु ये दोनों ही नहीं थे। नेक्स्ट है, जनपद स्तर पर जो मौर्य अधिकारी थे उनका सही अवरोही क्रम बताना, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा होता था प्रादेशिक जनपद स्तर पर, उसके बाद आता था राजुक एंड देन आता था युक्त। जो प्रादेशिक होता था ये शेष दोनों अधिकारियों से वरिष्ठ मतलब कि बड़ा होता था, ठीक है। और प्रादेशिक तथा राज्यों के अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों से सलाह भी लेते थे, तो ये दोनों अपने काम जो है युक्त के से सलाह से करते थे। जो प्रादेशिक था ये मंडल का प्रधान अधिकारी था, इसलिए सबसे बड़ा था इन तीनों में। राज्यों की बात करें तो ये जो आधुनिक समाज में बंदोबस्त अधिकारी है उसी तरह होते थे राजुक। और युक्त क्या था, ये राजस्व वसूला करता था, उसका लेखा जोखा करता था। अर्थशास्त्र में उल्लेखित है सीता अध्यक्ष, ये किस विभाग के अध्यक्ष थे, तो ये कृषि से संबंधित था। तो राजकीय भूमि से होने वाली आय को ही सीता कहा जाता था और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। और ऐसी भूमियों पर दास, कैदियों तथा कर्मचारियों के द्वारा कृषि कराई जाती थी। जो मौर्य प्रशासन था इसके प्रबंध के अंतर्गत जो राज व्यवस्था थी इसकी देख रेख करने वाले एक अधिकारी कौन था, तो हो जाएगा समाहर्ता। तो मौर्य प्रशासन में जो पुरोहित था ये धर्म तथा दान विभाग का प्रधान होता था। दौवारिक ये राजकीय द्वार, दौवारिक जो राजकीय जो मेन द्वार होते थे, ठीक है, उनका रक्षक होता था दौवारिक, ठीक है। अंतर्वेदिक क्या था, तो अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता करता था क्या, आय का संग्रहण। सन्निधाता ये हम लोगों ने देखा राजकीय कोष का अध्यक्ष था। प्रशासता ये जो राजकीय कागजात थे तथा जो राजकीय आज्ञाएं थी उनको लिपिबद्ध करता था प्रशासता। नागरिक या फिर पौर क्या था, तो ये नगर का कोतवाल होता था। अंतपाल, ठीक है, जो अंत में क्या सबसे दूर, ठीक है, तो जो सीमावर्ती दुर्ग थे उनका रक्षक होता था अंतपाल। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन क्या था, तो ये एक फौजदारी न्यायालय था।
सम्राट अशोक ने निर्णय के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? तो उसने की थी राजकों की नियुक्ति। मौर्य युग में जो पौतवाध्यक्ष था वो किस विभाग का प्रमुख था? तो ये माप-तौल का प्रमुख था पौतवाध्यक्ष। मौर्य समाज में जो 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख है वो किसमें मिलता है? तो ये मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में, और ये पीजीटी में तथा यूपी पीसीएस के प्री में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित है संस्था। संस्था का अर्थ क्या था? तो ये एक गुप्तचर व्यवस्था थी संस्था, और गुप्तचर विभाग एक अलग अमात्य के अधीन रखा गया था जिसे महामात्या पर्षद कहा जाता था। तो जो यदि क्वेश्चन में है कि महामात्या पर्षद का संबंध था तो ये गुप्तचर विभाग से था, और गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछा गया है। और अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर मिलते हैं। संस्था मतलब कि जो एक ही स्थान पर रहते थे। संचरा जो प्रत्येक स्थानों पर संचरण करते थे, मतलब भ्रमण करते थे। ठीक है। मेगास्थनीज की रचना में उल्लिखित है एस्ट्रोनोमोई। ये क्या था? तो ये नगर का अधिकारी था एस्ट्रोनोमोई। और यदि हम बात करें एग्रोनोमोई की, तो ये भी नगर में सड़क तथा भवन का निर्माण करता था। कल्याण मतलब कि कल्याण का जो व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया है? तो ये क्या है? कोसमास। निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि जो भारतीय हैं उनको लेखन कला का ज्ञान नहीं था? तो ये लिखा था मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन था तथा स्कंदगुप्त गुप्त वंश से था। इन चारों ने ही सौराष्ट्र में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था। निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में गलत बताना है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। इसके कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं, ये भी सही है। और उसके अभिलेखों में कुछ यूनानी तथा आर्यमेयिक भी हैं, ये भी सही है। उसके 3 अभिलेख एफएसटी को मिले थे, गलत है ये। इसका ऑप्शन डी, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि गलत ही पूछा है। क्योंकि एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे। पहला तो था दिल्ली मेरठ और दूसरा है दिल्ली टोपरा। ये दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक है दिल्ली मेरठ, दूसरा है दिल्ली टोपरा। दिल्ली मेरठ वाला मेरठ में है, जिसे बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया जाता है। और दिल्ली टोपरा ये यूपी के सहारनपुर, जो कि खिजराबाद था, ठीक है, तब का खिजराबाद था। और इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो अभिलेख है वो अशोक के द्वारा जारी नहीं किया जाता? तो ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। ये संबंधित है रुद्रदामन से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उत्तरापथ की कैपिटल थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी, मध्य देश मतलब कि प्राची या फिर प्रासी की कैपिटल थी पाटलिपुत्र बिहार में, कलिंग उड़ीसा में कैपिटल थी तोसली, तथा अवंती राष्ट्र की कैपिटल थी उज्जैन या फिर इसे ही महेशमती कहते हैं। अशोक के देव नाम प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर मिल रहा है? तो ये मिला है मास्की अभिलेख। मास्की लेप में ही इसे देव नाम प्रियदर्शी राजेन कहा गया है अशोक को, ठीक है। और मास्की ये कर्नाटक के रायचूर में है, ये याद रखिएगा। और सम्राट अशोक जो व्यक्तिगत नाम है ये मिलता है मास्की, गुर्जर्रा, नेटूर और उडे गोलन लेख में। अशोक के अभिलेख दिए गए हैं, अशोक के अभिलेखों से संबंधित कथन दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। ये ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है, गलत है क्योंकि ये शिला या फिर गुफाओं पर है। ये अशोक की वंशावली की सूचना देते हैं, ये अशोक की खुद की सूचना देते हैं, तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है, चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों के द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण करती थी? तो ये हो जाएगा हखामनी। नेक्स्ट है, किस अभिलेख अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन है? तो ये हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का उत्कीर्ण नहीं है? तो ये हो जाएगा लोमश ऋषि की गुफा पर अशोक का अभिलेख नहीं उत्कीर्ण है। तो मौर्य सम्राट अशोक ये बौद्ध धर्मानुयायी था, ठीक है। इसने बराबर की पहाड़ियों पर आजीवकों को निवास के लिए, ठीक है, आजीवक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, 3 गुफाएं बनवाई थी, कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी गुफा। लोमर्स जो ऋषि गुफा है इसका निर्माण अशोक ने नहीं कराया था, ये कराया था दशरथ ने। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देव नाम पर उपाधि का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएंगे दशरथ, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी था और इसी ने निर्माण कराया था लोमस ऋषि गुफा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अशोक के स्तंभ लेख है और उनसे जुड़ा पशु है। तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर वृषभ नहीं मिलता है, इस पर मिलता है सिंह,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। रामपुरवा पर मिलता है सिंह, सांची पर भी सिंह मिलता है और संकीसा पर भी गज, और संकीसा पर गज मतलब कि हाथी मिलता है। और जो ये लौरिया नंदनगढ़ है ये भगवान बुद्ध से जुड़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख है जो कि अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? तो ये हो जाएगा 13वां शिलालेख। तो उसके 13वें शिलालेख में विदेशों में यूनानी शासकों और देश में साम्राज्य से बाहर दक्षिण के पड़ोसी राज्यों में धम्म विजय का दावा करता है। कौन सा? 13वां शिलालेख। नेक्स्ट है, अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करण में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? तो इसमें हो जाएगा 11, 12 तथा 13 शिलालेख। तो इसका हो जाएगा ए, बी एंड सी, मतलब ऑप्शन बी। तो अशोक का जो दीर्घ शिलालेख है ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो कि 8 अलग अलग स्थानों से मिला है। दीर्घ शिलालेख जो 14 लेख है इनका उल्लेख मिलने के कारण इन्हें ही चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। ठीक है, धौली और जौगढ़ के शिलालेख पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख नहीं मिलते हैं। ठीक है, उनके स्थान पर 2 अन्य लेख मिलते हैं जिन्हें हम पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं, और इन शिलालेखों में प्रशासनिक और थम्म से संबंधित अनेक बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के रुम्मनी देह स्तंभ लेख के विषय के बारे में सही नहीं है? तो वह लुम्बिनी में स्थित है। अशोक का रुम्मनी देह स्तंभ लेख बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी स्वयं अशोक ने यात्रा करी थी, बिल्कुल करेक्ट है, और उसने वहाँ पे कर भी माफ़ किया था और उसने वहाँ पर कर भी कम किया था। ठीक है, 1/8 कर दिया था। अशोक के द्वारा बुद्ध को कूड़ा कमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति में इसमें संयोजित है। रुम्मनी में गलत है, इसका ऑप्शन बी। तीसरा कह रहा है कि अशोक के लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है, और उसने वहाँ के भू राजस्व कर को घटाया, कितना किया? 1/8 किया, बिल्कुल करेक्ट है, और वह अपने राजस्व के 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है। अशोक के रुम्मनी स्तंभ लेख के बारे में कौन सा सही है? तो वह ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में रुम्मनी देह स्तंभ लेख जो कि अपने राज्याभिषेक से 20वें वर्ष जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल से खरोष्टी के अभिलेख मिले हैं, बिल्कुल सही है। जो खरोष्टी है ये बंगाल में बहुप्रचलित थी इसलिए मिले हैं, गलत है, इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरामेइक लिपि मिली है। ग्रीक और अरामेइक लिपि का अभिलेख मिलता है अफगानिस्तान से, लेकिन खरोष्टी मिली है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान तथा बंगाल से। धर्मराज भी एक उपाधि थी, किसकी? तो ये अशोक की उपाधि थी। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य के प्रशासन में नहीं था? तो इसमें नायक नहीं था, प्रादेशिक, राजूक तथा युक्त था। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो ये क्या है? शहबाज गढ़ी शिल्प राजाज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो ये था सुवर्णगिरी। तो अशोक के पूर्वी भाग की कैपिटल थी तोशली या फिर धौली, पश्चिमी भाग की कैपिटल थी उज्जैनी, दक्षिणी भाग की कैपिटल थी सुवर्णगिरी तथा उत्तरी भाग की कैपिटल थी तक्षशिला। अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख। इसमें स्पष्टता अशोक कहता है कि जो सभी मनुष्य हैं वो मेरी संतान है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धत प्रतिमा उसके नाम से साथ प्राप्त होती है? तो हो जाएगा कंगनहल्ली से, और यह कहाँ है? कर्नाटक के गुलबर्गा में है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कि धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता? तो हो जाएगा 12वां शिलालेख। ये कई बार पूछा जा चुका है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ये हो जाएगी मेनली ब्राह्मणी है। तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा लिपि ब्राह्मी में है। केवल 2 अभिलेख हैं जो कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इनकी लिपि ब्राह्मणी नहीं है, इनकी लिपि है खरोष्टी। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध तथा हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो हो जाएगा धौली तथा जौगढ़ शिलालेख। सारनाथ से प्राप्त होता अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्णित नहीं है? तो इसमें हिरण नहीं है, इसमें कुबड़ वाला बैल है, हाथी है तथा वश्व मतलब कि घोड़ा है। अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पाए गए थे? तो ये पाए गए थे गिरनार, गुजरात में। तो अशोक के 14 शिलालेख गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ियों में पाए गए हैं। 1822 में कर्नल टाड ने इन्हें पता भी लगाया है। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो हो जाएगा कौशाम्बी।
अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो ये हो जाएगी प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है किसमें? तो ये मिलता है 13वें शिलालेख में। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा करता है। ये इसकी जानकारी मिलती है हमें अशोक के 13वें शिलालेख से। कौन सी जो लिपियां हैं वो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? तो इसमें हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामीक तथा ग्रीक। रुक्मणीदेह स्तंभ किसके काल का है? तो ये अशोक के टाइम का है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो ये किया था अशोक ने। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्तंभ लेख। 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था टी फैंथेलर ने। 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है युद्ध से। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 शिलालेखों का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो हो जाएगा शिलालेख सेकंड। निम्नलिखित विदेशी राजाओं में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो एंटियोकस, थियोस, टॉलमी, फिलाडेल्फस, मगस ये सभी अशोक के समकालीन थे, लेकिन डेरियस सेकंड ये अशोक का समकालीन नहीं था। अशोक का सरेकुन अभिलेख कहाँ है? तो ये है कांधार, आज के पाकिस्तान में, आज के अफगानिस्तान में। जो प्राचीनतम अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम है तो हो जाएगा मास्की। तो उसका प्राचीनतम नाम मास्की, नेट्टूर, उडेगोलन तथा गुर्जर्रा के अभिलेख में मिलता है जिसमें उसे अशोक कहा गया है। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र है जो कि अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली जाता है? तो हो जाएगा इसके 20वें वर्ष। अशोक ने अपने शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है किसमें? तो ये किया है 13वें शिलालेख में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है? तो यह है रामपुरवा में। अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, इसका उल्लेख किसमें है? तो ये मिलता है शिलालेख 13वें में। सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? तो ये हो जाएंगे अशोक। बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति अशोक की प्रागाढ़ आस्था का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो हो जाएगा भाबरू लघु शिलालेख। कौन सा एक सही बताना है? तो जो अशोक है इसने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है, तो इसका ऑप्शन सी ही सही है, बाकी गलत है। अशोक का कौन सा जो शिलालेख है वो 5 यवन राजाओं में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? तो हो जाएगा 13वां शिलालेख। अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं वो कौन कौन से? तो इसमें हो जाएगा युक्त, राजुक तथा प्रादेशिक। इसमें प्रादेशिक बड़ा था, उसके बाद आता था राजुक एंड सबसे लास्ट में आता था युक्त। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित जो पशु हैं उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है अश्व मतलब कि घोड़ा, फिर सिंह हाथी है एंड देन वृष है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? तो हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र मतलब कि चेर तथा सत्यपुत्र के पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित हैं? तो ये हो जाएगा शिलालेख द्वितीय। निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? तो ये हो जाएगा अशोक का 13वां शिलालेख। देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करी थी तो ये अशोक तथा उसके उत्तराधिकारी दशरथ ने करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना देता है? तो हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है मतलब मेरी संतान है? तो हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? तो हो जाएंगे सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ पर सिंह शीर्ष का है? तो हो जाएगा सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, कोल्हुआ स्तंभ तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो हो जाएंगे आजीवक संप्रदाय के लिए जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीवक भिक्षुओं को दान में दे दी थी। अशोक के द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण करी थी? तो हो जाएगा मोगालिपुत्र तिस्स ने। अशोक के शासनकाल में दक्षिण में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था? तो इसमें चोल, चेर, पांड्य था लेकिन पल्लव नहीं था।
पल्लव की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी में कांचीपुरम में था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी सिंह विष्णु ने। और पांड्य यह सबसे दक्षिणतम राज्य था। अशोक ने कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है, तो ये बताया द्वितीय स्तंभ लेख में। अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था, तो हो जाएगा धर्म महामात्र। श्रीलंका के उस राजा का नाम क्या है जो कि अशोक के समकालीन था, तो हो जाएगा देवनामपिय तिस्स, जिसे अशोक के पुत्र महेंद्र ने ताम्रपर्णी मतलब कि श्रीलंका के शासक तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित भी किया था। निम्नलिखित में से विदेशी शासकों में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था, तो हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। इसका संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य से। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में व्यवस्थित उल्लेख है उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है एंटियोकस, उसके बाद टॉलमी एंड देन एंटीगोनस एंड सबसे लास्ट में है सिकंदर। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में है, तो ये हो जाएंगे रानी कारुआकी। किसमें मिलता है, कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में। तो सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। तीसरी, बौद्ध संगीति में नियुक्त जो धर्म प्रचारक थे और उनका क्षेत्र था। मध्यंतिक की बात करें तो ये संबंधित थे कश्मीर तथा गांधार क्षेत्र से। महारक्षित यौन क्षेत्र से संबंधित थे। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र से। एंड सोन तथा उत्तर ये संबंधित थे स्वर्ण भूमि से। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं था, तो ये पापों से भय यही नहीं था। ठीक है, क्या शामिल था, तो इसमें अहिंसा शामिल था, व्यवहार में संयम शामिल था तथा सभी के साथ समान व्यवहार शामिल था। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था, तो वो अपनी प्रजा के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए। धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है किससे, तो ये प्राकृतिक भाषा से संबंधित है। कि शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहा है, मतलब देवनाम प्रिय प्रियदर्शन राजेंद्र हो जाएगा अशोक। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, तो ये भी क्या था, अशोक ने। सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। काकनाद बोट महाविहार कहाँ स्थित है, तो ये है सांची में, एमपी में। प्रतिवेदक का कार्य क्या होता था, तो ये घटनाओं की सूचना देता था प्रतिवेदक। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो इसमें हो जाएगा निग्रोध तथा उपगुप्त, ये दोनों ही। तो सिंगली जो अनुश्रुतियां हैं दीपवंश तथा महावंश, इनके अकॉर्डिंग अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तथा दिव्यवदान के अकॉर्डिंग अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी थी, तो ये करी थी 20वें वर्ष में। अशोक के इन प्रधान शिला शासनों में से कौन सा धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है, तो हो जाएगा 11वां शिलालेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषित अभिलेख है, तो हो जाएगा शर-ए-कूना। नेक्स्ट है कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त के टाइम पर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख मिलते हैं, ये मिलते हैं एरागुडी आंध्र प्रदेश में तथा सन्नति कर्नाटका में। मास्की और राजुल नहीं है, इसमें हो जाएगा ए एंड डी। नेक्स्ट है सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या फर्स्ट या फिर महास्तूप कहा गया है। इसका जो आंतरिक है वो ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था, तो ये बना था अशोक के टाइम पीरियड में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो ये था तक्षशिला। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण मिलता है हमें कुम्हार से, और इसकी खोज करता थे स्पूनर। मौर्य प्रशासन में जो लक्षण अध्यक्ष ज्ञात करता था, तो ये टकसालों का अध्यक्ष होता था। अशोक के किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख है, तो यह है सिद्धपुर अभिलेख में। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के लिए कठोर दंड का विधान किया था, तो ये क्या था, खुद अशोक ने। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में जो कुमार थे वो कहाँ नियुक्त थे, तो ये तक्षशिला, तोशली तथा उज्जैनी में नियुक्त थे। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी अशोक ने। साथ ही इसने नेपाल में देवपत्तन या फिर देवपाटन नामक नगर भी बसाया था, और इसने कश्मीर में धार्मिक विधि से अशोकेश्वर की स्थापना करी। और जो कल्लड़ है ये अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। कल्लड़ की है राज तरंगिनी, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था, तो ये हो जाएगा तुशास्प। तो सौराष्ट्र के गवर्नर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर था पुष्यगुप्त, रुद्रदामन के टाइम पर था सुविशाख, स्कंदगुप्त के टाइम पर था चक्रपालित, और चाणक्य के बाद जो खल्लाटक तथा राधागुप्त थे ये महामंत्री होते हैं।
नेक्स्ट है अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मे कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र मतलब कि इजिप्ट का था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अशोक महान की एक पुत्री ने वहाँ के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था, इसीलिए नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है काल क्रमानुसार लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं चाणक्य, फिर उसके बाद होता है कलिंग का युद्ध किसके टाइम पर? अशोक के टाइम पर। उसके बाद आता है इसमें कनिष्क एंड गुप्त वंश से आता है सबसे लास्ट में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो अपने शासन के 8वें वर्ष किया था, और इस युद्ध के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, इसको याद रखिएगा। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वो कलिंग पर आक्रमण तो करता है, लेकिन इसकी जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख में। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि जो सांची है इनका बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। गलत है, सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध नहीं था, इसलिए इसका कारण गलत है, लेकिन कथन सही है। तो भोपाल के निकट है सांची का स्तूप, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, और इसका परिवर्धन शुंग काल में होता है। नेक्स्ट है मौर्य काल के पतन के कारणों में कौन सा एक सही नहीं है? अशोक का कमजोर उत्तराधिकारी, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। अशोक के द्वारा जो संचालित शांति नीति थी, इसलिए भी मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। और उन्होंने मौर्य प्रशासन की प्रकृति को केंद्रीकृत कर दिया था, ये भी एक कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। लेकिन जो परवर्ती मौर्य थे, इनके द्वारा अपनाई गई विजय नीति ये मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं बनती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मौर्य सेना में क्या शामिल थे? तो इसमें पदाति, अश्वारोही, रथ तथा गज सभी शामिल थे। नेक्स्ट है श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएंगे कर्टियस। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो वर्णित है प्रणयकर। प्रणयकर क्या था? यह एक आपात कर था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर कौन था? तो तीसरे स्थान पर था व्यापारी। नेक्स्ट है अदेव मात्रक भूमि, उस भूमि को कहते थे जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही है। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, इसका कारण गलत है, लेकिन कथन सही है, क्योंकि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण जरूर करा था, लेकिन उसने अपनी सेना नहीं विघटित करी थी। ठीक है, अशोक का मानना क्या था कि मैंने हथियार छोड़े हैं, मतलब चलाना नहीं छोड़ा उसे। ठीक है, तो उसने अपनी सेना नहीं विघटित करी थी, बस उसने युद्ध करना छोड़ दिया था और धम्म विजय की नीति अपना ली थी। तो इसलिए इसका कारण गलत है और कथन सही है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में डिवाइड किया था, जिसमें सेकंड पर कौन था? तो सेकंड पर कृषि वर्ग था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था दार्शनिक, सेकंड थे किसान, इसके बाद थर्ड पर थे अहीर, फोर्थ पर कारीगर, फिफ्थ पर शिल्पी, 6 पर सैनिक एंड 7 पर निरीक्षक और सभासद थे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास लिया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कनिष्क प्रथम की मृत्यु के बाद कौन कुषाण वंश का शासक बनता है? तो यह बनता है वशिष्ठ। निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया था। तो हो जाएंगे सातवाहन वंश। तो 2 गांवों को अग्रहारी को दान देने का उल्लेख मिलता है गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक गुहालेख से। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों के द्वारा द्विभाषी और द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया जाता है? तो हो जाएंगे हिंद तथा यूनानी शासक। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हो जाएंगे एक अज्ञात यूनानी नाविक है। शक और विक्रम संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो ये है 135 ईयर्स। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? तो हो जाएगा पुलुवामी फोर्थ। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका। मनुस्मृति में सरस्वती तथा द्विजधृति नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से अभिहित है? तो हो जाएगा ब्रह्मवर्त क्षेत्र। गंगा और यमुना दोआब का क्षेत्र महर्षि क्षेत्र कहलाया है। हिमालय तथा नर्मदा के बीच का क्षेत्र आर्यवर्त तथा 7 नदियों के बीच का क्षेत्र सप्त सैंधव कहलाया है। कौन सा जैन साहित्य है जो मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? तो इसमें से सभी मौर्य युग की जानकारी देते हैं, लेकिन आयोग के द्वारा इसमें माना गया है ऑप्शन डी कल्पसूत्र। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो ये हैं पतंजलि।
बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था धम्म महामात। और धम्म महामातों का जो उल्लेख है ये अशोक के 12वें शिलालेख में मिलता है। निम्नलिखित में से किसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ लेख बनवाया था? तो ये हो जाएगा हेलियोडोरस का बेस नगर। अभिलेख अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी है? तो ये है भाबरू स्तंभ लेख। भारतीय चीनी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक था मिनंडर, मतलब कि मिलिंद करेक्ट है। मिलिंद को नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से भी जोड़ा था, ये भी सही है। जो भारतीय यूनानी शासक थे बड़े पैमाने पर सिक्के शुरू करने वाले पहले थे, गलत है ये। तो भारतीय यानी मतलब कि हिंद यूनानियों ने सिक्के तो शुरू किए थे लेकिन सबसे बड़े पैमाने पर नहीं, कम थे इनके सिक्के, तो इसका सी गलत हो गया। डी कह रहा है कि मिनंडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख लिखवाया है, तो ये मिनंडर नहीं है, ये शासक रुद्र दामन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत हो गया एंड सी भी गलत हो गया। मेगास्थनीज के द्वारा वर्णित है दो भारतीय देवता डायनोसियस और हेराक्लीस की सामान्यता पहचान किनसे की जाती है? तो ये हो जाएंगे शिव तथा कृष्ण। मौर्य प्रशासन में खानों का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा अकराध्यक्ष। संगम साहित्य में जो कावेरी पट्टनम है इसका संबंध किससे था? तो ये संबंधित था चोलों से। प्राचीन पत्तन पुहार किसके नदी के तट पर था? तो ये था कावेरी नदी के तट पर। नेक्स्ट है पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के बारे में कौन सा सही बताना है? पहला कह रहा है कि कोलची, कमर तथा पोतुकीय दक्षिण भारतीय पत्तन थे, करेक्ट है बिल्कुल। हाथी दांत का उत्पादन 2 सारने में भी किया जाता था। कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रैस की ओर रवाना होते थे, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि मसालिया मुजरिस के दक्षिण में था, इसका चौथा ही गलत है, इसका सही है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है तोलकापियर के द्वारा लिखी जाती है तोलकापियम ग्रंथ, तिरुतक्क देवर के द्वारा लिखी जाती है जीवक चिंतामणि, इलांगो अधिगल के द्वारा लिखी जाती है शिल्पाधिकारम तथा शीतले सतनार के द्वारा लिखी जाती है मणिमेखले। संगम काल के प्रसिद्ध राजा कारिकल इनमें से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये था चोल वंश से। इनमें से कौन सा तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है? तो हो जाएगा तिरुक्कल, और इसकी रचना की है दार्शनिक तिरुवल्लुवर के द्वारा। इसे तमिल साहित्य का बाइबल तथा पंचन वेद भी कहा जाता है। संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था अमैचार। अमैचार होता क्या था? तो ये मंत्री होता था। पुरोहित को पुरोहितार कहते थे, सेनाएं पतियार को सेना नायक, दूत या राजदूत को दूतार तथा गुप्तचर उर्रार था। तो ये दोनों याद रखिएगा, अमैचार तथा उर्रार। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियाल किर्स का राजदूत हेलियोडोरस आता है? तो हो जाएगा भागभद्र के टाइम पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शक के बारे में सही नहीं है? शकों ने यूची जाति के बढ़ते दबाव के कारण बैक्टीरिया पर हमला किया था, करेक्ट है। बैक्टीरिया से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ईरान के पार्थियनों पर और फिर भारत में यूनानियों पर भी आक्रमण किया, ये भी सही है। प्रथम शताब्दी ईस्वी के पूर्व के मध्य तक शक मथुरा तक पहुंचे थे, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि भारत में उन्होंने मुद्राओं पर यूनानी व प्राकृत में लेख का चयन बंद कर दिया था, इसका डी गलत है, इसका सही है 1 A, B एंड C। नेक्स्ट है संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? तो इसे वेनिगर कहा जाता था। विल्लार क्या था? ये कृषक वर्ग था। पुलैयन ये दस्तकार वर्ग था। निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था? तो इसमें वल्लभी नहीं था। बोध गया, भारहूत तथा सांची ये तीनों ही शुंग कला के केंद्र थे। किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? तो यह है मत्स्य पुराण में। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है खारवेल शासक से, और यह लेख प्राकृत भाषा में है, और खारवेल ये जैन धर्म का अनुयायी भी था। किसका संबंध सुदर्शन झील से है? तो हो जाएगा रुद्र दामन का। खारवेल किस वंश का था? तो ये चेदी वंश का था। नेक्स्ट है कनिष्क के समान का महान विद्वान, तो इसमें अश्वघोष भी था और चरक भी थे, ये दोनों ही। नेक्स्ट है क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? तो ये शक के अधीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? संगम साहित्य में इत थोके हैं, बिल्कुल सही है। संगम साहित्य की जो कविताएं हैं वो सैकड़ों पुराणों के समूह में संकलित हुई थी, ये भी सही है। संगम साहित्य में धर्म नहीं शामिल है, गलत है। संगम साहित्य में धर्म भी है, तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है। संगम साहित्य में शिव, कार्तिकेय तथा गणेश जैसे देवताओं का महिमा मंडन है, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है। पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन सा शासक बना था? तो हो जाएगा अग्निमित्र। नेक्स्ट है अरसर क्या था? तो ये शासक वर्ग और योद्धा वर्ग था।
मल्लवर ये दस्यु मतलब लूटपाट करते थे, एनियर ये शिकारी थे, और बेनिगर की बात करें तो ये व्यापारी वर्ग था। संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम मिलता है? तो ये मिलता है कारिकल का। पेरिप्लस दक्षिण भारत के किस नगर को सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र बताता है? तो ये हो जाएगा उरैयूर। और इसके अकॉर्डिंग जो कालची था ये मोती उद्योग के लिए तथा भड़ौच दास व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं? तो ये हो जाएगा तारानाथ ने। जो फाहयान है ये संबंधित है गुप्त काल से। ह्वेनसांग वर्धन काल मतलब पुष्य भूति काल से संबंधित है। ह्वेनसांग आता है हर्षवर्धन के टाइम पर। इत्सिंग पूर्व मध्यकाल से तथा तारानाथ शुंग काल से। पतंजलि किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये हो जाएंगे गोनर्द। शुंग युग की यक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त होती हैं? तो ये हो जाएंगी भारहूत से। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो ये हो जाएंगे अगाथोक्लीज ने। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अरिकामेडू से। निम्नलिखित लिपियों में से रज्जुवल के सिक्कों पर एक लिपि प्राप्त नहीं होती है? तो ये हो जाएंगी अरामेक नहीं प्राप्त होती है। किस कुषाण शासक के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप, मातंग व धर्म रत्न चीन जाते हैं? तो ये हो जाएंगे विमकटफिशस के टाइम पर। नेक्स्ट है, किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति मतलब कि पत्नी पूजा का गुणगान है? तो ये है शिल्पादिकारम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा तोलकापियम, जिसकी रचना की जाती है तोलकापियर के द्वारा। भारत में जो मौर्य काल है इसके बाद निम्नलिखित विदेशी जो आक्रमण है उनका सही क्रम बताना। तो सबसे पहले कौन आते हैं? इंडो ग्रीक आते हैं, फिर इंडो स्काइथियन आते हैं, इंडो पार्थियन आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं कुषाण। प्राचीन स्थल जहाँ से मेनेंडर की मुद्राएं मिलती हैं तो ये हो जाएगा बैराट, बाजाओर, स्वात, घाटी, बैराट, विराटनगर। यहाँ से यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा तोलकाप्पियम। निम्नलिखित में से कौन से एक पांड्य राजा की राजधानी थी? तो ये हो जाएगी मदुरई। यहीं पे फर्स्ट तथा थर्ड संगम का आयोजन भी होता है। रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ है? तो यह है जूनागढ़ में, गुजरात में। सिरविहीन कनिष्क की प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थान से मिलती है? तो ये मिलती है मथुरा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था? तो ये हो जाएगा मुजिरिस, जो कि पश्चिमी तट पर था। नाना घाट अभिलेख किस जगह है? तो यह है पुणे, महाराष्ट्र में। गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित विवरण किस अभिलेख में है? तो यह है नासिक प्रशस्ति में। शक कादर्मक शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हो जाएगा रुद्रदामन। यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण वर्णित है तो ये हो जाएगा युग पुराण तथा महाभाष्य में। सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर भी संबोधित किया गया था, किसमें? तो पुराणों में किया गया था। निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा हेलियोडोरस। आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो ये जात प्रथा की अनुपस्थिति, मतलब कि जात प्रथा नहीं थी। एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी, कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है माट। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में उल्लेखित दक्षिणा पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें हो जाएंगे प्रतिष्ठान तथा तगर। नेक्स्ट है, शुंग काल में बुद्ध को किस नाम से चिन्हित किया गया है? तो हो जाएंगे छत्र, चरण पादुका, धर्म चक्र तथा बोधि वृक्ष। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रतिग्रहीता के मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें विष्टि पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध मिलता है, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर भी प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है तथा जो राज कर्मचारी थे इनके द्वारा लवड़ के खनन पर प्रतिबंध का भी उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र में नहपान के काल में सुवर्ण तथा कसारपड़ के बीच क्या विनिमय दर थी? हो जाएगी 1:35। निम्नलिखित में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया? हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महरजस रज तीरज सदैव पुत्रस कैसरस का उपयोग किस अभिलेख में है? तो ये हो जाएगा कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख 41 वर्ष में। देवी उमा का नाम किनके सिक्कों पर मिलता है? तो ये हो जाएगा कुषाण शासक पर। निम्नलिखित पांड्य के प्रमुख पत्तन थे।
निम्नलिखित में से कौन पांड्यों के प्रमुख पत्तन थे? तो इसमें हो जाएगा कोरकै तथा मदुरै, ऑप्शन ए 1 और 2। अभिलेखीय कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शासक के सभी संप्रदायों का आदर करते थे? तो हो जाएंगे अशोक तथा खारवेल, ऑप्शन बी। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराज खारवेल दिग्विजय के अभियान पर निकल पड़ते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कारण कह रहा है कि खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी होने पर पूर्वी पंजाब का इंडो यूनानी शासक दिमित मथुरा खिसक गया, जहां से खारवेल को चुनौती देने की उसकी योजना थी। तो इसका कारण बिल्कुल गलत है, लेकिन कथन सही है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के अकॉर्डिंग खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष गोर्थगिरी पर आक्रमण किया और उसके अंतक से यवन राज दिमित मथुरा भाग जाता है, और इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन संगम साहित्य में वर्णित है कन्नगी। कन्नगी क्या है? ये तमिल महाकाव्य की नायिका है कन्नगी। इसका उल्लेख मिलता है शिल्पाधिकारम में, जिसकी रचना की जाती है इलांगो अधिकल के द्वारा। तृतीय तमिल संगम कहाँ होता है? मदुरई में। पहला भी कहाँ होता है? ये भी मदुरई में होता है। किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो ये हो जाएंगे कुषाण। किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित कराई थी? तो ये भी हो जाएंगे कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर थे? तो ये हो जाएगा कावेरी तथा कोडकै। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामन शब्द का अभिप्राय क्या था? तो एक शक राजा के द्वारा चलाया गया सिक्का था। हुएनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? तो वो था पेशावर में। यूनानी रोम व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो हो जाएगा संगम साहित्य में। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युगीन बंदरगाह नहीं था? तो इसमें तगर नहीं था। अरिकामेडु, उरायूर तथा कोरकै ये तीनों ही संगम युगीन बंदरगाह थे। नेक्स्ट है प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऋषि अगस्त्य ने। कहाँ होती है ये होती है मदुरई में। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य थे? तो इसमें शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखलाई महाकाव्य थे। तुल्काप्पियम क्या है? ये व्याकरण है। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? तो ये चेर का था। नेक्स्ट है कथन कह रहा है कि अरिकामेडु हिंद रोम व्यापार का एक केंद्र था, बिल्कुल सही है। कारण यह है कि अरिकामेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिलते हैं, इसीलिए जो अरिकामेडु है ये हिंद रोम व्यापार का एक व्यापारिक केंद्र था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो हो जाएंगे सातवाहन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होता है? तो हो जाएगा मिनांडर। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधित है कुषाण काल से। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? तो ये मिलता है हुविस्क के। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा उत्कीर्ण है? तो ये है प्राकृत भाषा में। शुंग युग की पक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं भारहुत से। प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणा पथ ये विस्तृत था, ये पाटलिपुत्र से लेकर प्रतिष्ठान तक।